नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो करंट अफेयर्स में है कि वो रूस की जो mRNA वैक्सीन है उनका नाम क्या है, एंटोरोमिक्स। याद रखिएगा एंटोरोमिक्स क्या है, रूस की mRNA वैक्सीन है। उन्होंने प्री क्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता अभी पाई है। तो अभी वो मतलब पूरी तरीके से वैक्सीन बनी नहीं है, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी 100% सफलता उन्होंने पाई है। तो देखिएगा ये mRNA वैक्सीन है और कैंसर के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स को सक्रिय करती है। तो याद रखिएगा ये क्या है, एंटेरोमिक्स, और ये कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन है रूस की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं mRNA वैक्सीन होते क्या है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि mRNA टीके का एक प्रकार होता है, क्योंकि टीके का बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उसमें mRNA एक प्रकार का टीका है। और ये जो है ना मैसेंजर RNA, जो कि मतलब जब हमारा जो जीन है ना, जीन से जब DNA से RNA बनता है, तो फिर RNA से DNA बनता है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं DNA का, तो उसी को मैसेंजर RNA कहा जाता है, जिससे जो अमीनो एसिड बनता है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऐसे आप पढ़े होंगे, है ना। तो वैसे वाले मतलब जो ले जाते हैं उसी को mRNA कहते हैं। तो उनके एक छोटे टुकड़े का उपयोग करके हमारी कोशिकाओं को वायरस के एक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश देते हैं। वही मैंने बोला जो आपको, उनके छोटे टुकड़े mRNA के एक छोटे टुकड़े का कोशिकाओं को वायरस के लिए विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करेंगे ये। इसके बाद बोल रहे हैं कि लिपिड नैनोकणों में संग्रहित आनुवांशिक सामग्री को शरीर में पहुंचाती है ये, और शरीर को ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करती है जो कि एंटीजन नामक रोगजनकों के समान होते हैं। तो वही बोला कि लिपिड नैनोकणों को ले जाएंगे और आनुवांशिक सामग्री को शरीर में पहुंचाती है, फिर उनके मतलब ले जाकर और शरीर में ऐसा प्रोटीन उत्पन्न करेंगे जो कि एंटीजन नामक रोगाणुजनक के समान होती है। फिर ये प्रतिरक्षा जो प्रणाली है ना, इन बाहरी एंटीजनों को शरीर के दुश्मन के रूप में देखती है और नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी और टी कोशिका नामक रक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। तो याद रखिएगा mRNA जो वैक्सीन है वो कौन सी कोशिका को सक्रिय करेगी, एंटीबॉडी और टी कोशिका को, है ना। इसमें बोल रहे हैं कि कुछ कुछ चुनौतियां भी है। तो चुनौतियां हैं कि भंडारण संबंधी अनिवार्यता, इसके बोलते हैं कि इसमें अल्ट्रा जो कोल्ड स्टोर है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं वैक्सीन। फिर अल्पकालिक दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट, मतलब बुखार, थकान, इंजेक्शन जहाँ लगाया जाता है वहाँ पे दर्द। फिर दीर्घकालिक सुरक्षा में अभी ये पर बोल रहे हैं कि mRNA वैक्सीन अभी नहीं है, अभी इसकी अच्छे से ट्रायल होना बाकी है कि लोगों पर कैसे असर करती है, तो वो बात है। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे इसका तीव्र विकास, जैसे मतलब आनुवांशिक अनुक्रम मिलते ही mRNA वैक्सीन जल्दी से तैयार की जा सकती है बाकी वैक्सीनों की अपेक्षा। फिर ये मजबूत प्रतिरक्षा प्रक्रिया भी देती है, यानी एंटीबॉडी और टी कोशिका मैंने बताया ये दोनों प्रकार से इम्यूनिटी को सक्रिय करती है। और जीवित वायरस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, जिससे जो है ना बीमारी फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस 2 साल से भी कम समय में 5वां प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो देखिए एक प्रकार से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो चुकी है, और इसमें जो बात की गई है फ्रांस और भारत के राजनीतिक प्रणालियों के बीच तुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। तो थोड़ा इस पर देखते हैं समानताएं हमारे क्या है। तो समानताएं यही है कि निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्षों वाली गणतांत्रिक शासन प्रणाली है हमारी, द्विसदनीय विधायिका है, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, और समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व हम लोगों ने जोर दिया है दोनों ने। लेकिन हमारे जो दोनों के बीच डिफरेंस है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला संवैधानिक मॉडल, तो हमारा भारत में है गणतंत्र, संसदीय गणतंत्र, जिसमें कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन फ्रांस में है ना अर्धराष्ट्राध्यक्ष प्रणाली है, जिसमें 2 कार्यपालिका होती है, एक राष्ट्रपति भी और एक प्रधानमंत्री भी। लेकिन राष्ट्रपति इसमें ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और संसदीय में कौन है प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, मतलब कार्यपालिका के प्रधान। नेक्स्ट राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी इसमें अलग है। यहाँ पर होता क्या है, हमारे देश में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के जरिए निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है, लेकिन फ्रांस में बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है राष्ट्रपति का। फिर है बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चयन या हटाना जो है ना, वो प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के द्वारा किया जाता है, और लोकसभा के विश्वास पर ही ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव जो है ना नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और उसे नेशनल असेंबली का विश्वास बनाए रखकर उसमें वो नियुक्ति करते हैं। नेशनल असेंबली से अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो प्रधानमंत्री वहाँ से हट जाएंगे, जैसे भारत के भी प्रधानमंत्री हटते हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने बोला फ्रांस में हेड कौन है, राष्ट्रपति है, तो वहाँ पर उतना दिक्कत होता नहीं है। फिर सिर्फ प्रधानमंत्री को दिक्कत होती है, मेन तो पावर राष्ट्रपति के पास ही है।
संघीय ढांचा देखें तो यह अर्ध संघीय है, संघीय और एकात्मक दोनों में हमारी मतलब विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। लेकिन फ्रांस में बिल्कुल एकात्मक सरकार है और यह स्थानीय सरकार है ना, वो केंद्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य करती है, वो अलग से बिल्कुल काम नहीं करती। अब नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण जो है भारत का सकारात्मक है, जिसमें सुधार के लिए भी भारत हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सती प्रथा हो गया, अस्पृश्यता समाप्त करना हो गया। लेकिन फ्रांस जो है ना वो लिसेटे को मानता है, लिसेटे का सख्ती से पालन करता है, लिसेटे जो कि धर्म और राज्य को पूरी तरीके से अलग देखता है। जैसे वहाँ पर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वही बोल रहे हैं कि धार्मिक प्रतिबंधों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाती है। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक 5 गुना तक बढ़ जाएगी। तो देखिए ये CII और KPMG की एक रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के 2022 के 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अभी 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। और ये इसकी जो हिस्सेदारी होगी ये 2% से बढ़कर 8% तक हो जाएगी वैश्विक। तो देखिए इसमें बोला है क्या है कि कुछ रुझान के बारे में। तो सबसे पहला देखते हैं, अंतरिक्ष संबंधी सेवाओं में प्राथमिक फोकस में बदलाव हुआ है, जैसे भू प्रक्षेपण हुआ है, उपग्रह संचार, नेविगेशन, इन सभी जैसी डाउनस्ट्रीम सेवाओं में आय अभी सृजित की जा रही है। फिर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक और समर्थक के रूप में देखें तो निजी क्षेत्र की भूमिका अभी देखें 200 स्टार्टअप हमारे भारत देश में है। फिर संस्थागत सुधार में इन स्पेस मांग को मतलब समेकित कर रहा है, जैसे इन स्पेस बनाया गया है वो प्राइवेट क्षेत्रकों की भागीदारी को भी बढ़ाने में प्रोत्साहन दे रहा है। फिर अंतरिक्ष आधारित इनपुट को गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से जोड़ना, जैसे भूनिधि पोर्टल भी यूज किया जा रहा है इस पर। लेकिन इसमें चुनौतियां कुछ हैं। तो चुनौतियों की अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला बोल रहे हैं कि सीमित वैश्विक पहुंच, जैसे नाविक के भी जो वर्तमान कवरेज है ना वो मात्र सीमित क्षेत्रों पर ही है, जैसे भारत से कुछ किलोमीटर तक ही है ना, वो पूरे विश्व को कवर नहीं कर रहा है। फिर है प्रेक्षण डेटा के लिए अविकसित वाणिज्यिक बाजार, यानी उद्यमों की जागरूकता में कमी, सीमित नवाचार और खंडित बाजार मांग है। फिर नेक्स्ट है निजी क्षेत्रों की सीमित भागीदारी, नाम से पता चल रहा है उच्च पूंजीगत आवश्यकता हो रही है, इसलिए उन सब की सीमित भागीदारी हो पा रही है। फिर लंबी इंक्यूबेशन अवधि मतलब हो रहा है कि ज़्यादा वक्त लग रहा है किसी चीज़ को करने में, डिलेड हो रही है ना। फिर है अनिश्चित विनियामक ढांचा, मतलब भारत की जो विनियामक ढांचा वो प्रकार से पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है कुशल कार्यबल की कमी, कौशल असंगतता, प्रतिभा पलायन, ये सब तो है ही है ना। कर और विनियमन अनिश्चितता, जैसे GST, डिजिटल कराधान और सार्वजनिक निजी भागीदारी हो गया, राजस्व साझाकरण के संबंध में कर अस्पष्टताएं, ये सभी एक प्रकार से चुनौतियां बनकर सामने खड़ी होती है स्पेस सेक्टर के रूप में। फिर सुरक्षा और सामरिक चिंता और अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि, तो ये तो मतलब नॉर्मल चुनौतियाँ, मतलब ये हमेशा आने वाली चुनौतियाँ, ये कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शुरू की गई पहले। तो इसमें सबसे पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, जो कि गैर सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी करने में सक्षम बनाती है। कौन है? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इसके बाद है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है और इसरो के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देती है और उनका व्यवसायीकरण भी करती है। कौन? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। फिर बोल रहे हैं कि स्पेस क्षेत्र को में 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। 1000 रुपये से अधिक का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। वेंचर कैपिटल फंड मतलब पता चल गया है ना आपको, मतलब वेंचर कैपिटल फंड उसको कहा जाता है जिसमें मान लीजिए कोई परियोजना बनाई जा रही है, लेकिन परियोजना में उतनी लाभ अभी नहीं दिख रही है और वो मतलब भारत के लिए सामरिक हितों के लिए जरूरी है, तो भारत सरकार वेंचर कैपिटल फंड के जरिए जो उसकी लॉस होती है ना उसको मतलब पूर्ति करती है, उस परियोजना में जो उस कंपनी की लॉस हो रही है। नेक्स्ट है इजराइल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला OECD देश बन गया है। तो देखते हैं भारत और इजराइल के बीच संबंध जो है 1996 में स्थापित हुए थे और संबंध बोल रहे हैं कि द्विपक्षीय निवेश संधि 1996 में की गई थी और 2017 में समाप्त हो गई थी। तो इसमें अभी जो नवीन संधि की गई है द्विपक्षीय निवेश संधि, उसकी मुख्य विशेषताएं की अगर हम लोग देखें तो बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में कुल निवेश लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसको दोनों आगे बढ़ाएंगे। निवेशक सुरक्षा में न्यूनतम मानक की गारंटी दी गई है और विवाद निपटान के लिए समाधान की व्यवस्था की गई है, मतलब आर्बिट्रेशन वगैरह बनाएंगे। इसके बाद सहयोग की हम बात करें तो वर्ष 23-24 में 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मतलब भारत का मतलब रहा वो व्यापार और भारत का इसमें अधिशेष रहा है। I2U2 साझेदारी का पहला शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया। नाम से पता चला I2 इंडिया और इजराइल और USA और UAE।
नवाचार और विज्ञान तकनीक, इसमें बोले हैं कि 2023 से 27 तक यानी 5 वर्षों के लिए इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की भी स्थापना की गई है। फिर दोनों ने मिलकर बराक 8 मिसाइल प्रणाली भी बनाई है और हाइफा बंदरगाह जो है वो अभी अडानी के नियंत्रण में है। तो वो दिखाता है कि इजराइल भारत के ऊपर कितना विश्वास करता है अपने मतलब एक सामरिक हितों के लिए भी। इसके बाद बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों में सहयोग और कृषि और जल संसाधन पर विभिन्न समझौते, तो ये सभी हमारे दिखाते हैं इजराइल के साथ संबंध। इसके बाद देखते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि होती क्या है। तो ये निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना इसकी मतलब उद्देश्य है। और आईसीजे कानून की धारा 38(1)(a) के अंतर्गत ये आते हैं। भारत ने 2015 में एक नया बीआईटी टेक्स्ट मॉडल अपनाया था और अभी हाल में ही भारत ने उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट चलते हैं, विदेश मंत्री के अनुसार विश्व को निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। तो अभी वैश्विक व्यापार प्रणाली के व्यवधानों की चर्चा करते हुए वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वहीं पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही थी। तो देखिए अभी बोल रहे हैं कि वैश्विक व्यापार में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो संरक्षणवाद और टैरिफ, मतलब अभी भारत पर ही 50% टैरिफ लगाया गया है जो कि WTO की नियम आधारित प्रणाली को एक कमज़ोर कर रही है। फिर एक कमज़ोर बहुपक्षवाद, जैसे WTO में संस्थागत गतिरोध, वहाँ पर जजों को नियुक्ति नहीं करने दे रहे हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र के भीतर राजनीतिक अवरोध, जैसे उन सभी को सुधार की नहीं पड़ी है मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। इसके बाद बोल रहे हैं कि आपूर्ति श्रृंखला की नाजुकता, जैसे कोविड-19 आघात हो गया, भू राजनीतिक संघर्ष जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ही है, चयनात्मक प्रतिबंध मतलब किसी किसी देश को टारगेट करके, जैसे हमारे पे ही भारत के द्वारा ही देखा जाए तो 50% टैरिफ लगाया गया है। प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में संकट और व्यापार और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता को बढ़ावा दिया गया है। इसके बाद बोला गया कि ग्लोबल साउथ में भोजन, ऊर्जा और उर्वरक की असुरक्षा भी बढ़ गई है। ईयू की कार्बन बॉर्डर टैक्स हो गया या फिर चरम मौसमी घटनाएं, ये सभी मिलकर एक प्रकार से वैश्विक व्यापार में चुनौतियां ही बनकर खड़ी है। लेकिन इसके लिए प्रस्तावित आगे की राह देखें तो लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं जैसे एक्ट ईस्ट नीति और क्वाड आपूर्ति श्रृंखला पहल में देखे गए केंद्रों में विविधता लाने की ज़रूरत है। फिर बहुपक्षवाद में सुधार, जैसे WTO और UN प्रक्रियाओं, जैसे बोला मैंने अभी, जैसे WTO अपीलीय निकाय की बहाली करने की ज़रूरत है और उन सभी को पुनर्जीवित करने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है व्यापार संबंधों को नया रूप देने की पर विचार करना चाहिए। जैसे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारा व्यापार नीति है, खासकर चीन के साथ, उनमें हमें एक नया दृष्टिकोण देने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत को गति देना, व्यवसाय को सुगम करना, नौकरशाही संबंधी लागत को कम करने पर जोर देना। और इसके बाद बोल रहे कि मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता, नए नए देशों के साथ नए बाजारों की भी खोज करने की ज़रूरत है और ग्लोबल साउथ का समर्थन हमें हासिल करना है। अब चलिए हम लोग करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स की ओर हम लोग आते हैं। तो आज ये था सबसे पहला आधार। तो सुप्रीम कोर्ट ने SIR में आधार नंबर के 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। तो आधार नंबर जो है वो 12 अंक की रैंडम संख्या है जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UADI के द्वारा जारी की जाता है। ये जनांशिकी बायोमेट्रिक डेटा इसमें शामिल किए जाते हैं और आधार अधिनियम 2016 इसको लाया गया था, उसके अंतर्गत ये आधार बनाया गया था। आधार मेटा डेटा को हर 6 महीने के अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय। तो सुप्रीम कोर्ट में पुट्टुस्वामी निर्णय दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कल्याणकारी योजना और सरकारी सेवाओं के लिए आधार की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखा इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उल्लास जो है हिमाचल प्रदेश नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला 5वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कौन? हिमाचल प्रदेश। इससे पहले कौन कौन सा था, मतलब याद रखिएगा बस कि उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाले राज्य थे वो थे त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख। लेकिन अब इसमें हिमाचल प्रदेश भी आ गया है। तो अभी कितना हो गया? 1 2 3 4 और एक 5वां। ठीक है, ये पूछ सकते हैं खासकर UPPCS और जो अभी इन सभी एग्जाम हैं इन सब से में पूछते हैं फैक्ट्री वगैरह। तो अभी उल्लास कार्यक्रम देखते हैं। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, 2022 से 27 तक चलेगी और 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को इसमें सशक्त बनाना, शिक्षित करना इसका इसमें मतलब मोटो है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद। तो ये 1955 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन स्थापित की गई थी और इसमें अधिकतर लघु और मध्यम उद्यम के सदस्य मिलते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो देखिए यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जो UPI है भारत का और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
उनकी एकीकरण परियोजना का अनावरण किया गया जो सीमा पार धन प्रेषण यानी रेमिटेंस को आसान बनाते हैं मतलब। तो देख लेते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है क्या। तो इसकी स्थापना 1874 में की गई थी और इस संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी 1948 में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही 1945 में हुई। तो सोच लीजिए 3 साल बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन उसकी एक विशेष एजेंसी बनी है। मुख्यालय इसका बर्न है। और याद रखिएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है ना, ये 1865 में जो राष्ट्रीय दूरसंचार संघ बना था उनके बाद ये दूसरा पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो देखिए 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसके बाद 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब देखिए इसके सदस्य जो हैं भारत सहित 192 सदस्य हैं, मतलब 193 हो गए। नेक्स्ट है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1999 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब दर्जा दे दिया गया था। उत्तरी गोवा में पश्चिमी घाट के किनारे पर स्थित है ये महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। और नाम से जैसे पता चल रहा है यहाँ पे महादई यानी मांडोवी नदी यहाँ से बहती है और यहाँ दुर्लभ अशोक वृक्ष जिसके फूल केसरिया रंग के होते हैं यहाँ पर पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पल्लास कैट। तो ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में पल्लास कैट की पहली तस्वीर ली गई है जो कि दिख रहे हैं आप। और ये पल्लास कैट जो है इसका कद 30 से 35 सेंटीमीटर होता है। फर बहुत घने होते हैं। चट्टानी मैदानों, पर्वतीय घास के मैदानों और झाड़ीदार भूमि में पाई जाती है और लिस्ट कंसर्न के रूप में आती है। नेक्स्ट है 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। तो नाम से पता चल रहा है इसमें 2 फैक्टर होंगे। मतलब पहला फैक्टर ये है कि आप पासवर्ड लगा दें जिसको आप जानते हैं, और दूसरा है कि जो आपके पास जैसे फ़ोन हो गया, टोकन हो गया, या फिर आपकी शारीरिक विशेषताएं जैसे बायोमेट्रिक ही हो गया, ये सभी 2 फैक्टर, मतलब पहला ये और दूसरा ये इसमें खतरा काफ़ी कम हो जाता है मतलब हैकिंग वूकिंग का। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए IIT मोहाली के वैज्ञानिकों ने कोलेस्ट्रॉल आधारित नैनो मटेरियल्स को भविष्य की क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए नवीन प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कोलेस्ट्रॉल देख लें तो ये मोम और वसा जैसे लिपिड है जो कि स्टेरॉयड फैमिली से संबंधित है। याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल मोम यानी वैक्सी और वसा जैसी लिपिड है जो कि स्टेरॉयड फैमिली से संबंधित है और ये यकृत द्वारा निर्मित होती है और पशु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत मतलब इसकी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रकार जो हैं वो 2 प्रकार से होती है। एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि कोलेस्ट्रॉल का एक उदाहरण है, मतलब प्रकार है। तो देखिएगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये धमनियों में जमा हो जाता है, तो जो कि खतरा होता है खून के प्रभाव के रूप में, मतलब प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता है जिससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बाद बोलता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो अतिरिक्त जो LDL है यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उनको हटाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा ये दोनों किसके उदाहरण थे, कोलेस्ट्रॉल के। देखिए इसमें कार्य क्या क्या है कोलेस्ट्रॉल के, हार्मोन निर्माण करता है, विटामिन D का संश्लेषण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। और अभी जैसे बोला अगर ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो धमनियों में जमा हो जाएगा ये, इससे हृदय रोग, स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। लास्ट खबर को हम लोग चलते हैं नेपाल। तो अभी राजधानी काठमांडू में जनरेशन Z युवाओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर चाइना है, यहाँ इंडिया है। तो हिमालय जो है इसके उत्तर में है, पहाड़ियाँ मध्य में, यहाँ पर है हिमालय, यहाँ पर है पहाड़ियाँ और यहाँ पर है मैदान जो कि दक्षिण में आता है। तो इसके बाद बोल रहे हैं कि जो तराई मैदान है, तराई मैदान यानी यहाँ पर ये वाला जगह, यहाँ पर मधेसी लोग रहते हैं। फिर पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ लोग रहते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर हिमाल लोग रहते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि 8,000 मीटर से अधिक ऊंची जो विश्व की 14 पर्वत चोटियाँ हैं उनमें 8 तो नेपाल में ही है और बुद्ध का जन्म स्थान भी लुम्बिनी नेपाल में ही हुआ था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर, तब तक ध्यान रखिएगा। नमस्कार।